स्क्रीन पर लगी पेंटिंग देखिए। पत्थर के बड़े सर वाला एक बुत बाकी 5 बुतों से कुछ कह रहा है। बीचों बीच आपको केमिस्ट्री का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, किसी मॉलिक्यूल जैसा। अंग प्रत्यर्पण के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम करने वाले एक ब्रिटिश डॉक्टर सर रॉय काल ने इस पेंटिंग को बनवाया था। काल की इस पेंटिंग के पीछे छुपी है कहानी एक भारतीय वैज्ञानिक की, जिसने खोज की एक ऐसी दवाई की जो लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के काम आती है। ये वही दवा है जिसे पेंटिंग के बीचों बीच मॉलिक्यूल से दिखाया गया है, या उस ढांचे से दिखाया गया है। इस दवा का नाम है रापामाइसिन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते वक्त आपने सुना होगा कि शरीर एलियन अंगों को आसानी से स्वीकार नहीं करता, माने दूसरे शरीर से आए अंग को अपने शरीर में स्वीकार नहीं करता। रापामाइसिन वो दवा है जो अंग प्रत्यर्पण के वक्त दी जाती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांट किए अंगों पर आक्रमण न करे। इसके अलावा इस दवा का उपयोग कैंसर और लूपस जैसी बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। इस दवाई को इजाद किया था डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सहगल ने। पेंटिंग में बनी मूर्ति उन्हीं की कहानी बताती है। क्या थी डॉक्टर सहगल की कहानी और कैसे खोज हुई रापामाइसिन की, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कहानी शुरू होती है प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसे एक द्वीप से। नाम है ईस्टर आइलैंड। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। 1780 के आसपास जब पहले यूरोपियन यात्री यहां पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब नज़ारा देखा। द्वीप पर उन्हें सैकड़ों की संख्या में पत्थर की मूर्तियां मिली। इनमें से सबसे ऊंची करीब 10 मीटर की थी, जिसका वजन लगभग 80 टन के बराबर था। हर मूर्ति की खास बात यह थी कि उसका सिर बाकी शरीर से आकार में बहुत बड़ा था। तभी से ईस्टर आइलैंड पुरातत्वविदों के लिए कौतूहल का विषय बना। ये मूर्तियां कहां से आई, इन्हें किसने बनाया? आगे जाकर खोज में पता चला कि इन मूर्तियों को रापानुई लोगों ने बनाया था साल 1200 से 1500 के बीच। वो लोग ज्वालामुखी से बड़े बड़े पत्थर निकाल कर ये मूर्तियां बनाते थे, संभवतः अपने पूर्वजों की याद में। इन मूर्तियों को मुआई कहा जाता है। सालों से इन पर शोध होता आया है। साल 1964 में शोधकर्ताओं का एक मिशन रापानुई द्वीप पर पहुंचा और उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों के डीएनए सैंपल्स इकट्ठा किए। साथ ही ये लोग द्वीप से मिट्टी के कुछ सैंपल्स भी ले गए ताकि उन पर शोध कर सकें। जो सैंपल कनाडा ले जाकर दुनिया भर की लेबोरेटरीज में भेजे गए। 70 के करीब मिट्टी के सैंपल एयर्स नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिए गए और 1969 में एक भारतीय डॉक्टर ने इन पर शोध शुरू किया। अब इन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सहगल। सहगल कनाडा कैसे पहुंचे, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। उनका जन्म 1932 में पश्चिमी पंजाब के खुशाब नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता दवाई बनाने का ही कारोबार करते थे। 1947 में बंटवारा हुआ और सहगल परिवार दिल्ली आ गया। यहाँ उन्होंने नए सिरे से एक दवा बनाने की फैक्ट्री डाली। छोटी उम्र से ही सुरेंद्र नाथ अपने पिता के साथ फैक्ट्री जाने लगे, जिसके चलते दवाइयों में उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। आगे चलकर उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से फार्मेसी में बैचलर्स और फिर मास्टर्स की पढ़ाई भी की और बिट्स पिलानी में बतौर लेक्चरर पढ़ाने लगे। सहगल आगे पढ़ना चाहते थे, उन्हें मौका मिला एक स्कॉलरशिप से। ब्रिटेन से लौटकर डॉक्टर सहगल ने कुछ वक्त भारत में काम किया। 1957 में वो एक और बार भारत से बाहर गए और इस बार गए नॉर्थ अमेरिका। डॉक्टर सहगल की कहानी पर सुखदा टाटके ने 52.in नाम की वेबसाइट के लिए एक बहुत उम्दा लेख लिखा है। इस एपिसोड की अधिकतर जानकारी हमें वहीं से मिली। सुखदा डॉक्टर सहगल की पत्नी उमा के मार्फत एक कहानी बताती हैं। 1957 में डॉक्टर सहगल को नॉर्थ अमेरिका जाने का मौका मिला, लेकिन तब उनकी जेब में सिर्फ $10 थे। लेकिन ये पैसे भी दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम द्वारा उनसे ले लिए गए। ये वो दौर था जब भारत में फॉरेन एक्सचेंज के नियम बहुत कड़े थे। डॉक्टर सहगल प्लेन में तो बैठ गए, लेकिन उन्हें चिंता थी कि उतरने के बाद उनके पास एक पैसा नहीं होगा। ये हवाई यात्रा 2 चरणों में होनी थी। पहले दिल्ली से फ्रैंकफर्ट, जो कि जर्मनी में है, और फिर वहां से कनाडा। फ्रैंकफर्ट में एक दिन रुकना था, लेकिन डॉक्टर सहगल के पास खाने के भी रुपए नहीं थे। ऐसे में उन्हें एक जर्मन परिवार ने खाना खिलाया। अगली सुबह प्लेन में मॉन्ट्रियल कनाडा के लिए उन्होंने उड़ान भरी। मॉन्ट्रियल में एक भारतीय दोस्त ने उनके ओटावा जाने का बंदोबस्त किया, जहां डॉक्टर सहगल को रिसर्च एसोसिएट की नौकरी मिल गई। साल 1959 में डॉक्टर सहगल को मॉन्ट्रियल की एक फार्मा कंपनी एयर्स मैकेना हैरिसन में नौकरी मिली और वो दवाइयों के शोध में लग गए। 1964 में इस कंपनी के पास रापानुई से लाए मिट्टी के सैंपल आए, जैसा हमने आपको पहले बताया था। सहगल और उनकी टीम ने मिट्टी के इन सैंपल से कुछ जीवाणुओं को अलग किया और उन्हें एक पीटरी डिश में ग्रो किया और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। डॉक्टर सहगल ने पाया कि इन जीवाणुओं से निकलने वाला एक कंपाउंड
जबरदस्त एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है। उन्होंने इस कंपाउंड को नाम दिया रापामाइसिन, क्योंकि ये रापा नुई द्वीप से आया था। लगभग एक दशक के शोध के बाद 28 अक्टूबर 1975 को डॉक्टर सहगल ने रापामाइसिन पर एक शोध पत्र पब्लिश किया। सहगल ने यह भी पाया कि रापामाइसिन में इम्यूनो सप्रेसेंट गुण भी हैं, यानी ऐसी दवाई जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के असर को कम कर सके। ऐसी दवाई का उन बीमारियों में काफी उपयोग था जिन्हें ऑटो इम्यून बीमारियां कहा जाता है, जैसे कि अर्थराइटिस और लूपस। इन बीमारियों में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही हमारे शरीर की कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। इन सब के अलावा डॉक्टर सहगल ने देखा कि रापामाइसिन का उपयोग कैंसर में भी हो सकता है। इस खोज से उत्साहित होकर डॉक्टर सहगल ने अपनी दवा के कंपाउंड यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (NCI) के पास भेजे, जहां इस दवा ने कैंसर सेल की रोकथाम में जबरदस्त असर भी दिखाया। NCI ने रापामाइसिन पर शोध को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ साल बाद सहगल के काम को एक बड़ा झटका लगा जब उनकी कंपनी ने अपने 95% कर्मचारियों को काम से निकाल दिया। कंपनी यूएस शिफ्ट हो गई। सहगल की नौकरी तो बच गई, लेकिन उनके शोध पर रोक लग गई। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कंपनी सहगल के सारे सैंपल्स को नष्ट करने जा रही थी। सहगल ने फिर एक रास्ता निकाला। कनाडा की लैब बंद होने से पहले उन्होंने रापामाइसिन का एक और लास्ट बैच बनाया और अपने साथ घर ले गए। घर में उन्होंने इसे ग्लास के जार में भरकर फ्रीजर में रख दिया और उस पर नोट चिपका दिया, नॉट फॉर ईटिंग। अब अगला काम था इन सैंपल्स को यूएस ले जाना। डॉक्टर सहगल ने ड्राई आइस मंगवाकर आइसक्रीम कंटेनर में डाल दिया। जिस कंटेनर में रापामाइसिन के जीवाणु थे, उनमें उन्होंने साथ में फ्रोजन मीट और बर्फ डाल दी। इस तरह रापामाइसिन को खाना बताकर बॉर्डर पार कराया गया। अमेरिका में सहगल परिवार न्यू जर्सी में रहता था। यहाँ डॉक्टर सहगल ने रापामाइसिन वाले आइसक्रीम कंटेनर्स को अपने घर के फ्रीजर में डाला और अगले 5 साल तक ये कंटेनर्स फ्रीजर में ही रहे। इस दौरान यदि कंटेनर की बर्फ पिघल जाती तो सैंपल नष्ट हो जाते, लेकिन डॉक्टर सहगल की किस्मत अच्छी थी कि ऐसा हुआ नहीं। शायद अमेरिका में लाइट नहीं जाती हो, या जाती हो तो उन्होंने कुछ जुगाड़ करके रखा हो। बहरहाल साल 1987 में डॉक्टर सहगल की कंपनी को एक दूसरी कंपनी ने खरीदा। नए मैनेजमेंट का मतलब था कि सहगल एक और बार रापामाइसिन पर काम कर सकते थे। हालांकि नई कंपनी ने भी शुरुआत में आनाकानी की, लेकिन फिर 1989 में सहगल को शोध जारी रखने की इजाजत मिल गई। डॉक्टर सहगल ने अपना फ्रीजर खोला तो उनका कल्चर अभी भी जिंदा था। सहगल ने लैब में दोबारा एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की। अगला चरण जानवरों पर परीक्षण का था। इस दौर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की शुरुआत हो गई थी, लेकिन डॉक्टर्स के सामने एक बड़ी समस्या थी कि अधिकतर केसेस में नए अंग, मसलन लिवर, किडनी आदि को एलियन बॉडी मानकर इम्यून सिस्टम उस पर हमला करता था, जिस कारण अधिकतर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाते थे फेल, और तब इसके लिए कोई दवा भी मौजूद नहीं थी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इम्यूनोसप्रेसेंट दवाओं की बहुत जरूरत थी। इसीलिए डॉक्टर सहगल ने चूहों में अंग प्रत्यारोपण के दौरान रापामाइसिन का उपयोग शुरू किया और ये प्रयोग सफल रहा। 1989 में चूहों पर रापामाइसिन के सफल उपयोग पर पहला रिसर्च पेपर छपा और 1996 आते आते मनुष्यों पर इसके प्रयोग शुरू हुए। किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट में इस ड्रग ने जबरदस्त सफलता पाई और 1999 में इसे अमेरिकी सरकार द्वारा प्रोडक्शन की अनुमति भी मिल गई विधिवत। आगे चलकर ये दवा रापाम्यून या सिरोलिमस नाम से बिकने लगी। डॉक्टर सहगल की कोशिशें सफल हुई, लेकिन साथ साथ उनके लिए एक बुरी खबर भी थी। साल 1998 में उन्हें कैंसर हुआ। डॉक्टर सहगल जिस अस्पताल में इलाज करा रहे थे, उसके बगल में ऐसे मरीज लेटे थे जिन्हें डॉक्टर सहगल की बदौलत नई जिंदगी मिली थी। डॉक्टर सहगल कैंसर का इलाज करा रहे थे और साथ साथ अपनी बनाई दवाई भी खा रहे थे। उनकी तबीयत सुधर रही थी, लेकिन यहीं पर उनसे एक बड़ी गलती हुई। उनके मन में एक सवाल उपजा कि उनकी बनाई दवाई से उनकी तबीयत सुधर रही है या रेडिएशन जैसे बाकी इलाज के कारण। ये सोचकर उन्होंने कैंसर का ट्रीटमेंट बंद कर दिया और सिर्फ अपनी दवाई खाने लगे। विडंबना देखिए कि एक डॉक्टर जिसने विज्ञान के बल पर लाखों लोगों की जिंदगी बचाई, उसने खुद पर ही एक अवैज्ञानिक प्रयोग कर डाला। नतीजा हुआ कि कैंसर उनके शरीर में फैल गया और साल 2003 में उनकी मौत हो गई। डॉक्टर सहगल चले गए, लेकिन उनकी बनाई दवा आज भी रीनल कैंसर के इलाज में आजमाई जाती है। साथ ही दिल का दौरा पड़ने पर लगाए जाने वाले स्टेंट भी इसी दवा के कारण काम कर पाते हैं। दिल के दौरे से लेकर डायबिटीज के इलाज के क्षेत्र में रापामाइसिन पर अभी भी शोध जारी हैं। शुक्र है कि वो आइसक्रीम का टब इतने साल नहीं पिघला। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। जाते जाते एक जरूरी सूचना लेते जाइए।
ललन टॉप अपने दर्शकों के लिए ला रहा है एक नया और विशेष प्रोग्राम। डाउनलोड कीजिए दी ललन टॉप ऐप और रोज रात 9 बजे खेलिए क्विज, जिसमें न सिर्फ क्विज का मजा है बल्कि इनाम जीतने का मौका भी है। ध्यान दीजिए, क्विज सिर्फ ऐप पर ही उपलब्ध है, तो डाउनलोड करना न भूलें ललन टॉप ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर या एप्पल का जो ऐप स्टोर है माफ कीजिए, दोनों पर आपको मिलेगा। और क्विज खेलते खेलते ज्ञान के साथ बढ़ सकता है आपके बटुए का वजन। 100 रुपए का इनाम आप जीत सकते हैं और रोज 50 लोग ऐसा कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, हमारे तारीख के वीडियोस देखते रहिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, क्विज खेलिए और बधाई दीजिए कमल को जिन्होंने एपिसोड लिखा है ये वाला। कैमरे पे से रिकॉर्ड किया है जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।